हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक विच इज वेक्टर्स। अगेन इट इज अ टॉपिक जो काफी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से तो ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इस टॉपिक को समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे, बिकॉज फा के पेपर में बहुत चांस है कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी थोड़ा बहुत आ सकता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से थ्योरेटिकल पोर्शन आ सकता है, वेक्टर्स उनमें से एक है। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले वेक्टर्स वेक्टर्स की बात करें तो दो टाइप के वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। एक क्वांटिटी होती है हमारे पास स्केलर और एक क्वांटिटी होती है हमारे पास वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी रहती है। तो वेक्टर रिप्रेजेंट्स क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, स्केलर अगर इसकी बात करें वेक्टर की, वेक्टर होता कैसा है, वेक्टर का एक स्टार्ट पॉइंट होगा, जैसे मान लेते ए, और एक एंड पॉइंट होगा। ये हो गया इसका स्टार्ट पॉइंट और ये हो गया इसका एंड, यानी कि टर्मिनल पॉइंट भी कभी कभार कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट या फिर स्टार्ट पॉइंट भी कहते हैं, सॉरी एंड पॉइंट भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, और मान लेते हैं इसकी लेंथ है 3 मीटर्स। तो ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर ऐसे, 3 मीटर क्या है इसका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो 3 वेक्टर इज कितना, इसका ए बी वेक्टर इज कितना, थ्री की मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर्स। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर्स। तो मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या रहता है, इस तरह से, जैसे अगर हम इसको लिखें ए बी वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी रहती है। एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है, विच इज द एंड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब देखो, स्केलर क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बिना डायरेक्शन के। 10 kg, ये क्या हो गया हमारा स्केलर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर। 40 डिग्री अगेन स्केलर, कैन बी एनीथिंग। 40 वॉट अगेन स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, वेक्टर ही होता है। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है। स्पीड क्या होती है, वो होती है सिर्फ स्केलर। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर। स्पीड के ऊपर कोई डायरेक्शन अगर हम वेक्टर का साइन लगा दें तो दैट बिकम्स वेक्टर एज वेल। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब देखो, वेक्टर तो हमने पढ़ा क्या होता है कि जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होगा, एक एंड यानी कि टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है, और अगली डेफिनेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अ वेक्टर हु स्टार्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन 0,0,0 इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। 3 डायमेंशन में देख रहे हैं तो देखो, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, ये 3 एक्सिस है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से, अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है। एक वेक्टर ले लेते हैं ओरिजिन ओ से 0,0,0, और ये पॉइंट पी ले लेते हैं एक्स वाई जेड। तो जो ओपी वेक्टर है ये हमारा क्या है, एक पोजीशन वेक्टर। एक और अगर हम ऐसे ले लें, ओ क्यू x2 y2 z2, तो ओ क्यू भी क्या होगा हमारा, एक पोजीशन वेक्टर।
कभी कभार पोजीशन वेक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल p और स्मॉल q, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्या, हमारा पोजीशन वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अब देखो कुछ डेफिनेशन है, तुमको लगेगा यार ये क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन एंगल्स, बट बिलीव मी थोड़ा सा पढ़ोगे अपने आप समझ आएगा, जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतना ही आसान ये टॉपिक लगेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन एंगल्स, दी एंगल्स मेड बाय द पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर ने अभी हमने पढ़ा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, मतलब कि जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब यहां पे एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, से ओपी या ओक्यू, जो भी मानना है आपका, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, विच इज एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है गामा। तो ये क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा आपके क्या बनेंगे, ये क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल्स। इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम भाई डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। डायरेक्शन एंगल क्या हो गए, एंगल्स मेड बाय द पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। पोजीशन वेक्टर क्या है, जिसका एक पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो, ठीक है। और वो जो एंगल बनाएगा पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, उसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्शन एंगल्स। उनको क्या कहते हैं हम, डायरेक्शन एंगल्स। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन को साइंस। अब देखो क्या कह रहा है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, याद रखना। हो सकता है इस परिफा के पेपर में आपको इन टर्म्स में से ही कुछ टाइप के क्वेश्चंस बने, जैसे चार टर्म दे दी, डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। द कोसाइन वैल्यूज ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स इज नोन एज क्या, डायरेक्शन कोसाइन। द कोसाइन वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन एंगल्स इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। जैसे कॉस अल्फा इक्वल टू एल ले लिया, इसको एल मान, ये 1 नहीं है, इसको एल समझना, ठीक है, लगता है उस तरह से। कॉस बीटा एम, मतलब अल्फा बीटा गामा तीन एंगल्स बनाए थे, यहां पे किया था अभी हमने, अल्फा बीटा गामा तीन एंगल्स बने थे विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और यहाँ पे कॉस अल्फा इज एल, कॉस बीटा इज एम, कॉस गामा को एन ले लिया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी नहीं करूंगा डिस्कस, अभी हम सिर्फ देख लेते क्योंकि अभी आपको समझ कम आएगा। क्या कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशो अपॉन मैग्नीट्यूड। अब भाई ये डायरेक्शन रेशो क्या होता है, एक और नया टर्म, इतना कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, इसको अभी छोड़ देते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो वापस से इसके पास आएंगे, समझेंगे कि डायरेक्शन रेशो था क्या बेसिकली। तो ये आई होप क्लियर है। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, जो भी डायरेक्शन एंगल्स बनते हैं उनका कॉस, ठीक है, कर दो तो क्या बनता था, डायरेक्शन कोसाइंस। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, जीरो या फिर नल वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स। अभी पढ़ा था ना, वेक्टर का क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक टर्मिनल पॉइंट होता है, कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर, मतलब यही इसका इनिशियल पॉइंट है और यही इसका टर्मिनल पॉइंट है, एंड इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। ऐसे तरह से जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन एज इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, याद रखना। द वेक्टर्स ए बी बी रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो यही ए यही एंड पॉइंट, तो ए वेक्टर हो गया या बी बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो जीरो वेक्टर क्या होगा, जिसकी कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, और इसका क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जीरो होते हैं, और
इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड जीरो होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी क्या होंगे, जीरो होंगे, और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट उनका क्या है, सेम है, जैसे ओपी, यहीं से ओ क्यू वेक्टर, ओ आर वेक्टर, तो ये सारे वेक्टर क्या होंगे, ओपी, ओ क्यू, ओ आर, ये सारे के सारे क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। ये सारे के सारे क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो उसको क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। आई होप ये भी डेफिनेशन आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है, इस पे पढ़ते हैं। ये जो डेफिनेशंस हैं एनसीईआरटी की हैं। जब मैं कोलिनियर पे क्वेश्चंस करूंगा तो मैं एक अलग तरीके से इसको समझाऊंगा। तो अभी के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं फा के एग्जाम में, डायरेक्ट एज इट इज पूछ सकते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलेंगे। Two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of the magnitudes and their direction। अगर वो parallel है एक same line से irrespective of their magnitudes and direction। इसको हम बाद में एक और फॉर्म में देखेंगे, जब समझने की बारी आएगी तो इसको अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी आप याद रखना, इस तरह से भी लिख सकता है। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ they have the same magnitude and direction regardless of the position of their initial points, written as a vector a equal to vector b। important है, equal vectors क्या होते हैं, वो वाले वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उनको क्या कहते हैं, हमारे इक्वल वेक्टर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और क्या है, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछली बार आई थिंक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट पूछा था, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे हो गया थोड़ा बहुत। A vector whose magnitude is same as the given vector AB but direction is opposite to that of it is called negative of the vector AB। For example, the vector BA is the negative of vector AB and is written as BA vector equal to minus AB। कहने का मतलब क्या है, जब आपका किसी एक वेक्टर जैसे ए बी है, ए इनिशियल पॉइंट है और बी टर्मिनल पॉइंट है, जब ये उल्टा हो जाए, बी इनिशियल पॉइंट हो जाए और ए क्या हो जाए, टर्मिनल पॉइंट, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बिल्कुल आसान भाषा में क्या कहेंगे भाई, अगर ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी हमारा टर्मिनल पॉइंट है, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ये देखते हैं। पहले तो देखते हैं वेक्टर के बारे में, देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। ये पॉइंट्स है x1 y1 z1, ये पॉइंट्स है x2 y2 z2। अब वेक्टर ए बी कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, वेयर आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप आर यूनिट वेक्टर्स along x axis comma y axis and z axis, ठीक है। जैसे ए बी वेक्टर बनाना है अपने को, ठीक है।
ए बी वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 k कैप, वेयर आई कैप, जे कैप एंड k कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसमें ठीक है, अभी आई कैप, जे कैप, के कैप का भी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। इसमें आपके कुछ स्केलर कंपोनेंट्स हैं और कुछ वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। स्केलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे आप देखो स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे यहां पे स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स कौन से हो गए, जैसे हमारे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये हमारे हो गए स्केलर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करें, वेक्टर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से होंगे, देखो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और लास्ट में z2 माइनस z1 के कैप। जहां ये कैप लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर कंपोनेंट। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैप का मीनिंग क्या होता है, आई कैप, जे कैप, ये क्या मतलब है। देखो अगर हम इसको फिगर बनाएं तो आई कैप क्या हो गया, वन यूनिट अलोंग एक्सिस, जे कैप क्या हो गया, वन यूनिट अलोंग वाई एक्सिस और के कैप क्या हो गया, वन यूनिट अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू आए टू आई कैप, अगर मान लो यहां पे वैल्यू आती है मान लो टू आई कैप, तो दैट बिकम्स टू यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आए थ्री जे कैप तो दैट बिकम्स थ्री यूनिट अलोंग वाई एक्सिस, और वैसे ही अगर के पे आ जाए फाइव कैप, फाइव के कैप, दैट बिकम्स फाइव यूनिट्स अलोंग जो z एक्सिस। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, देखो और वहां पे सॉल्व भी कर लेंगे आगे इसको। नेक्स्ट पार्ट में मैग्नीट्यूड से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वेक्टर है, थोड़ा पार्ट वो वाला भी कवर हो जाएगा। इसकी वैल्यूज लेते हैं 3, 4, 5, 5, 6 और 9। तो ए भी वेक्टर क्या बनेगा, ए बी वेक्टर क्या बनेगा हमारा, 5 माइनस 3 आई कैप प्लस 6 माइनस 4 जे कैप प्लस 9 माइनस 5 के कैप, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, ये बना ए बी वेक्टर। इसमें स्केलर कंपोनेंट्स हो गए टू आई, सॉरी टू, टू और फोर, और वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए हमारे टू आई कैप, टू जे कैप और फोर के कैप। ठीक है, स्केलर ये कंपोनेंट, वेक्टर ये कंपोनेंट, इन्हीं स्केलर कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, साथ में कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। मैंने पहले भी कहा था जब हम पढ़ रहे थे, एक टर्म आई थी डायरेक्शन रेशियोज, मैंने कहा था अभी नहीं इसको देखते बाद में समझेंगे। तो जो भी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर होते हैं, ठीक है, उस स्केलर कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। अब बात आ गई मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकलेगा, देखो मैग्नीट्यूड, पहले तो मैग्नीट्यूड का साइन क्या है, जैसे मैग्नीट्यूड अगर निकालना तो वेक्टर ए बी के साथ हम इस तरह से साइन डालते हैं। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 4 प्लस 4 प्लस 16, दैट इज अंडर रूट कितना 24।
तो 24 कैन बी रिटन एज, इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं बेसिकली देखा जाए तो 4 इंटू 6, 4 विल बिकम 2√6। तो ये क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। अगर हमें इस फॉर्म में लिखना हो, ये जो हमने फॉर्म लिखी है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। देखो ऐसा पढ़ाऊंगा वेक्टर्स, ऐसे करेंगे वेक्टर्स कि एक तो समझ भी आ जाए और मन से डर खत्म हो जाएगा कि आपके यार क्या क्वेश्चन आ जाएगा क्या नहीं आएगा। यू विल बी कॉन्फिडेंट। एक बार समझ लोगे चीजों को, सिर्फ रट्टे पे फोकस करोगे तो चीजें अच्छे से नहीं होंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी पेपर में। समझ से करोगे तो चीजें बहुत आसान होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर की बारी आ गई है। अभी यूनिट वेक्टर हम बाद में देखते हैं, इससे पहले हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो हमने अभी चीजें समझी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z सो दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल आना था। अब इक्वल वेक्टर्स का याद है, आर इक्वल क्वेश्चन में मिसिंग है, सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, चाहे यहां लिख लो या नीचे लिख दो। अब इक्वल वेक्टर्स का याद है आपको, कुछ अभी पढ़ा था हमने। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशंस। ठीक है, तो यहां पे वेक्टर सेम होने के लिए ये आई कैप के साथ वाली चीज भी, ये मैग्नीट्यूड जो भी वैल्यू है वो भी सेम होना चाहिए। तो x शुड बी इक्वल टू 2, y शुड बी इक्वल टू 2 एंड z शुड बी इक्वल टू क्या? 1। सो 2 2 1, दैट इज ऑप्शन 3 शुड बी द आंसर। तो एक इजी क्वेश्चन है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 प्लस 9 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 29, विच इज ऑप्शन 2 इज द आंसर। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। ये वेक्टर दिया है और एक ये वेक्टर दिया, आर द वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल। तो देखो आई कैप, अब ऑलरेडी अगर देखें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 5। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 5। मैग्नीट्यूड सेम है बट ये नहीं सेम है हमारे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हो इसको, ये सेम नहीं है। यहाँ पे 1 आई कैप है, यहाँ 2 जे कैप है, यहाँ जे सिंगल है, 1 जे कैप है। तो ये सेम नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इक्वल है नहीं, नो दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा देखो नेक्स्ट, अब देखो यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी फॉर्म में। ठीक है, अगर आप लास्ट टाइम का पेपर उठा के देखोगे तो इस पे क्वेश्चन मिलेगा। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ए कैप, ए वेक्टर इज गिवन बाय ए कैप। मतलब यूनिट वेक्टर का साइन क्या है? ऊपर कैप। अगर ये कैप लग जाए तो ये मतलब क्या है? ये क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, कैसे निकालना है? द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। क्या मतलब है? जैसे बेसिकली ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन उसका
मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अगर इसको देखें तो देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल देते हैं, दैट इज अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा 6, अंडर रूट 6 आ गया। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप अपॉन रूट 6 प्लस जे कैप अपॉन रूट 6 प्लस 2k कैप अपॉन रूट 6, आई कैप जे कैप और 2k कैप, दैट इज ऑप्शन 2 इज द आंसर। आई होप ये क्लियर है। तो नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर की वैल्यू दी है माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अभी हम ये करते हैं इस पे, 2i कैप प्लस माइनस 3i कैप, ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप plus 4k cap plus k cap. So this becomes minus I cap plus 2j cap plus 5k cap। ठीक है, ये क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर a एंड b। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या कहती हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेक्टर बी प्लस ए की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे ट्रू होल्ड करती है, और सेम गोज फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट ए वेक्टर ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस सी। तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये बात जान लो आप, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया है, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन डल सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। अब देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। अब सम भी निकालना है और यूनिट वेक्टर भी निकालना है। तो a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो 2i कैप प्लस 2i कैप दैट इज 4i कैप, 2j कैप प्लस j कैप दैट इज 3j कैप, माइनस 5k कैप प्लस 3k कैप दैट इज माइनस 2k कैप। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 29। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ जाएगा, अंडर रूट 29। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए इसका यूनिट वेक्टर इसको मान लेते हैं ए प्लस बी इक्वल टू कुछ सी मान लेते हैं, सी वेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं इसको सी वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, सी कैप। ठीक है, इक्वल टू दैट इज वेक्टर हमारा क्या है, इसको सी माना है हमने, तो 4i कैप अपॉन अंडर रूट 29 प्लस 3j कैप अपॉन अंडर रूट 29 प्लस माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 29। सो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। अब देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिया है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, which becomes 1 upon 3 plus 1 upon 3
प्लस 1/3, सो दैट इज 3/3, वो क्या बनेगा 1, विच इज इक्वल टू 1, विच इज ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप ये क्लियर है। देखो अब हम लास्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आज। राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, वेक्टर दिया है एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स विच इज 1 1 -2। और डायरेक्शन कोसाइंस पहले हमने बात नहीं की थी इस पे। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, याद करो हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन रेशियोज अपॉन क्या होता है, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का। याद करो मैंने तब कहा था, शायद अभी आपको समझ ना आए तो हम बाद में इसको देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, LMN विच इज डायरेक्शन रेशियोज अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहां पे इसका क्या बनेगा हमारा, देखते हैं। मैग्नीट्यूड क्या बनेगा वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विच इज √6। डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे, देखो 1/, देखो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसमें डायरेक्शन रेशियो जैसे हमने क्या पढ़ा था, एक बार फिर देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई जो L है वो क्या होगा along x एक्सिस, तो दैट इज 1/√6। m क्या हो जाएगा 1/√6 और n कितना हो जाएगा -2/√6। ये क्या हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें लास्ट टाइप का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, ये दिया डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके 1 2 और 3। ठीक है, ऑल दो ऑप्शंस में सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस का पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा पहले क्या चेक करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज √14। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने हैं तो विच बिकम्स 1/√14, ये बनेगा 2/√14 और ये क्या बनेगा 3/√14। कौन सा ऑप्शन है, √13 √15, 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। ये था हमारा पहला पार्ट हमारे वेक्टर्स का, थोड़ा सा लाइट रखा था, थोड़ी डेफिनेशंस रखी थी ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस करेंगे एंड होपफुली ये टॉपिक ऐसे कर लेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर सको। तो आई होप you enjoyed the session. If you like our content, please do share and subscribe to the channel. Thank you.